गुड मॉर्निंग प्लस टू। बेटा आज हम करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इस चैप्टर में बेटा जितनी भी इसमें डेफिनेशंस हैं ये सारी की सारी जो है ऐसे ही आती हैं पेपर में। और अगर कंपटीशन में करना तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने करवा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें से बहुत छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो इजीली एग्जामिनर को दिख जाते हैं पूछने के लिए। और जहाँ तक पेपर की बात है वहाँ पे आपको जैसे जैसे टर्म्स आ रही हैं, ये प्रेसिपिटेशन, पेप्टाइजेशन, ठीक है, जो हमने प्रेपरेशन की कई बार ये भी जैसे आज हम डायलिसिस करेंगे। अब डायलिसिस जो है सबने सुना है नाम, है ना। तो डायलिसिस में क्या करते हैं हम कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, मतलब ये प्रोसेस जो है सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम दोज ऑफ कोलाइड्स बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ स्टेबल मेम्ब्रेन्स, उसको हम कोलाइडल डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर हमने मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं उसको उसमें एक मतलब उसको एक जो कोलाइडल पार्टिकल है आपको पता है वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो सेलोफेन मेम्ब्रेन से जो है पास नहीं करते हैं। पर जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक योर सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये इजीली पास कर जाते हैं, उनका साइज छोटा होता है। तो अगर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट्स को उसमें से करा तो हम क्या करेंगे कि उसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो तो उसमें से इजीली क्रॉस कर जाएंगे और हम जो है वो उसमें फिर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल करके जो फिर से उसको जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे आपके पास जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस डायलिसिस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन को एक जो है वो उसमें डाल दिया, थैले में डाल दिया, बैग में डाल दिया और उसको जो है वो हैंग कर दिया। जैसे आपके पास यही मेरे पास थैला था, ये मैंने एक थैला लिया, ये ऐसे करके ऐसे एक थैला लिया, ठीक है। ये राउंड ही हो गया, इसको रहने देती हूँ ऐसे करने। ओके, जैसे मैंने ये यहाँ पे थैला लिया, ये ऐसे एक बैग लिया और उसमें जो है इसमें डाल दिया हमने कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या डाल दिया इसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। कोलाइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन डाला हमने और इसको जो है वो इसमें यहाँ पे एक लूप था, रस्सी थी सपोज, और उसको हैंग कर दिया एक कुंडे के साथ, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब कोलाइडल पार्टिकल जो वो पास नहीं करेंगे बट जो आपके पास क्रिस्टलॉइड्स हैं वो इसमें से पास कर जाएंगे। कोलाइडल पार्टिकल का सपोज ये बड़ा बड़ा साइज है और क्रिस्टलाइड का साइज जो है मैं ब्लैक में कर देती हूँ। तो सपोज आपके पास ये क्रिस्टलॉइड है जो एज कम्पेयर टू जो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलॉइड्स हैं ये पास कर जाएंगे इसमें से। और यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं सूखे में, यहाँ पे हमने जो है वो सॉल्वेंट जो है डालना है किसी बैग में किसी टैंक में, जैसे ये डाल दिया तो यहाँ से हम जो है वो इधर से जो है हम वाटर डालते जाएंगे, इधर से जो है हम इसको निकालते जाएंगे। और वो ये जो वाटर होगा ये आपके पास जो है वो मतलब यहाँ नीचे से पानी डाल रही हूँ, साफ पानी जा रहा है, ऊपर से जो पानी जो है ये वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड होंगे, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड, ओके। क्रिस्टलॉइड मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उसको हम डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसी को ही ये नॉर्मल डायलिसिस है, डायलिसिस कि आपने क्या किया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन था उसको पार्चमेंट, ये आपके पार्चमेंट मेम्ब्रेन है या सिलोफेन मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ पार्चमेंट मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ क्या क्रॉस होते हैं, सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट क्रॉस होगा। तो सॉल्वेंट तो आपके टैंक में है खूब सारा, है ना, उसमें तो हम डाल रहे हैं। तो सॉल्वेंट से क्या होगा, आपके पास क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन में इसमें से कहाँ कंसंट्रेशन है आपके पास, किसकी कंसंट्रेशन हाई है, आपके जो कोलाइड क्रिस्टलॉइड है उनकी कंसंट्रेशन, तो वो बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब हमारे पास जो है वो अनदर तरीके से कि अगर हमने सेम टैंक लिया, सेम टैंक, कोई उसमें कोई चेंज नहीं है, टैंक आपने वाटर टैंक लिया, वाटर टैंक, और यहाँ से आपने उसमें वाटर डाल दिया इधर से, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो है आउटलेट है उसके लिए ये। तो ये बनाया बेटा आपने, यहाँ पे आपने जो है फिर इसमें जो है वो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने वो बना दिया, वही डाला आपने जो जिस पार्चमेंट मेम्ब्रेन वाला बैग, और उसको जो है वो हैंग कर दिया आपने, और यहाँ पे जो है हुक लगा दी, ये ऐसे करके ये हो गया। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम जो है वो क्या लग बनाएंगे, यहाँ पे हम जो है वो अगर मैंने यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, दो प्लेट्स डाल दी जो कैसी हैं
मेटल से बनी हुई है, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स, ऐसा इलेक्ट्रोड है, और इसको जो है हमने ऊपर जो है वो क्या कर दिया, इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से वोल्टेज इसमें से सप्लाई कर दी। और इधर आपके पास जो है वो आपने जो है पानी डाला हुआ है, इसमें सेम चीज़ है, यहाँ पे पानी है, इधर से आप वाटर डाल रहे हैं, वाटर, ठीक है, यहाँ पे आपने वाटर डाल दिया, ये आपके पास पॉजिटिव पोल है, ये आपके पास नेगेटिव पोल है, और इधर आपके पास जो है वो वाटर प्लस क्रिस्टलोइड इधर से निकल जाएंगे, ये इधर से वाटर प्लस क्रिस्टलाइड निकल जाएंगे, वाटर प्लस क्रिस्टलोइड इसमें से निकल जाएंगे। और इसके अंदर क्या है आपके पास, कोलाइड्स एंड क्रिस्टलोइड, क्या है इसके अंदर, कोलाइड्स एंड क्रिस्टलोइड्स, ये इसके अंदर है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो दूसरे तरीके से बना देती हूँ, जो क्रिस्टलोइड है उनको डॉट डॉट कर देती हूँ, छोटे छोटे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो तो अब क्या है, अब हमने डायलिसिस जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल देंगे, कि जब आपने जो है डायलिसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ क्रिस्टलोइड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। और सिंपल डायलिसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ क्रिस्टलोइड्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपली तो उसको हम बोलेंगे डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलोइड बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द स्टेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलेंगे डायलिसिस। और ये आपके पास जो इलेक्ट्रो और सिंपल डायलिसिस को अगर हमने जो है वो उसमें जो है हमने वो अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी, तो हमारे पास वो इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल देंगे उसको, ठीक है। दूसरा आपके पास है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने पढ़ा पीछे कि फिल्ट्रेशन से तो हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर लेंगे तो जो क्लाइडल पार्टिकल्स हैं वो उसमें से क्रॉस कर जाएंगे, बट अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो क्लाइडल पार्टिकल्स हैं वो आपके जो है उसमें से पास नहीं होंगे, बट क्रिस्टलोइड का साइज बहुत छोटा होता है, वो उसमें से क्रॉस कर जाएंगे जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे, तो वो इसलिए जो उसको उसमें से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्लोराइड सॉल्यूशन बाय पासिंग इट थ्रू द ग्रेडेड फिल्टर पेपर दैट इज नॉन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देंगे हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो ग्रेडेड फिल्टर पेपर से अगर करेंगे तो उसमें से क्या होगा, जो क्रिस्टलोइड्स हैं वो निकल जाएंगे और आपके पास कौन रह जाएंगे, कोलाइड्स। फिर उसमें हम स्टेबल मीडियम डाल के जो है उसको फिर से हम मतलब उसको हम वो कोलाइड्स जो है बना सकते हैं। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है क्या करते हैं कि आपके पास जो लिक्विड है अगर उसको हम हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड पे अगर उसको हम जो है घुमाते हैं तो उसको जो है वो तो उसमें क्या होता है कि जो हैवी थिंग है वो बैठ जाती है और जो लाइट जो ऊपर रह जाती है। जिस तरह से अब सपोज आप जो है वो घरों में हम क्या करते हैं, वो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन है, दैट इज़ नॉट अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, बट उसी के फंक्शन पे वर्क करती है। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा मक्खन निकालना है तो हम उसके लिए एक स्पेशल जो मक्खन बनाने वाली मशीन होती है उसको घुमाते हैं, है ना। तो वो जो घूमती है तो उससे क्या होता है, फैट्स जो हैवी चीज़ है ऊपर रह जाती है और जो हैवी चीज़ है वो सेटल डाउन हो जाती है और जो क्रीम है वो ऊपर रह जाती है, मक्खन आपका ऊपर आ जाता है ना। तो उसी को वही जो है वो उसी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे कर देते हैं और रोटेशन ऑफ एक मतलब होता क्या है, ये कोलाइडल सोर्स को हम ऐसे ट्यूब्स में डाल देते हैं, ट्यूब में डाल दिया, इस तरह से ये मशीन होती है, उसमें डिफरेंट ट्यूब्स में हमने उसको जो है कोलाइडल्स को डाल दिया, ऐसे फिट कर दिया और ये जो है बहुत हाई स्पीड पे जो है घूमती है, ठीक है ना, जो विच इज़ प्लेस्ड इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो ऑन रोटेशन ऑफ दिस हाई स्पीड जो है कोलाइडल पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब एंड द इम्प्योरिटी रिमेन डाउन इन द सोल्यूशन, वो रहेगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेट। जो इम्प्योरिटीज है उनको बोला सेंट्रीफ्यूगेट्स। इस तरह से हम जो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो उनको सेटल को सेपरेट करेंगे, एप्रोप्रिएट डिस्पर्शन मीडियम बनाएंगे और रीजनरेट कर देंगे अपना सोल। हमारा इसमें क्या है, प्योरीफाई कर रहे हैं हम सोल में जो अनवांटेड क्रिस्टलोइड उसमें जो प्रेजेंट है उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स।
कोलाइड्स और कोलाइडल सोल्यूशन भी बोल देते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो क्या है, पहली आपके पास है, ये हमने पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हीट्रोजीनियस इन करेक्टर है, मतलब उसमें जो है वो क्या है आपके पास, डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्शन मीडियम है, स्मॉल पार्टिकल्स है, क्योंकि इसके कोलाइडल डिस्पर्स्ड फेस के, तो कोलाइडल सोल्यूशन जनरली अपीयर्स टू बी अ होमोजेनस टू द नेकेड आई, नेकेड आई के लिए बिल्कुल जैसे मिल्क है, आपको ऐसा लगेगा होमोजेनस है, कोई उसमें नहीं है, बट जब उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें इसमें जो है वो कंफर्म हो जाता है कि वो दिख जाते हैं हमें, ठीक है, उसमें हेटेरोजेनिटी जो है दिख जाती है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो जो उसमें जो है वो अलग अलग सेपरेट उसमें जो है फेजेज है उसकी, ठीक है। स्टेबल इन नेचर, जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो क्वाइट स्टेबल होता है। नंबर 2 आ जाएगा आपका स्टेबल इन नेचर, स्टेबल, पहले आ गया हेटेरोजेनस, हिट्रो पहले भी पढ़ा हमने हिट्रोजिनस, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पे आ गया स्टेबल, स्टेबल इन नेचर। आप इसमें देखो मिल्क का एग्जांपल आप अच्छे से ले सकते हो, मिल्क अगर आपको गर्मियों में देखोगे तो फट जाएगा, तब तो उसकी कोआगुलेशन होगी, वो बात नहीं हो रही। जब मिल्क आपके पास जो है वो रखा है, आपने फ्रिज में रख दिया आपने मिल्क, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास जो है नीचे नीचे बैठ गया, पानी पानी अलग हो गया, क्योंकि उसमें आपके पास इमल्शन है, इमल्शन मतलब जो पानी और क्रीम दोनों ही उस मिल्क में जो है वो प्रेजेंट है, तो वो जो है दोनों सेपरेट आउट नहीं होती हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर हमने करी फ्रीजिंग कर दी तब जाके वो सेपरेट हो सकती हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में वो स्टेबल रहता है, ठीक है। बहुत स्लोली जो है वो डाउन सेटल डाउन होता है, तो वो बहुत ही लेट प्रोसेस है। तो उसके बाद आपके पास फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी अभी हमने पढ़ा कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर से इसको जो है हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस को, अदरवाइज ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाता है। दूसरा है बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ ली हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो जो आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास, तो इसलिए जो है वो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कोलाइडल प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। और एक जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जो है स्मॉलर देन द ट्रू सोल्यूशन is only qualitative property which has been determined with a reasonable degree of accuracy। इस बात का भी ध्यान रखना, हमने उधर भी किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को हम रीजनेबल एक्यूरेसी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमारे पास थी फिजिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बेटा आपके पास आ जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपके पास आ जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? इट इज अ जिग जैग मोशंस। क्या है ब्राउनियन मूवमेंट? इट इज अ जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशंस, जिग जैग मोशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑल अराउंड, है ना। ये जिग जैग रैंडम मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि ब्राउनियन ने दिया था ये, इसलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था ये ब्राउनियन मूवमेंट। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो था ये पोलैंड्स के लिए जो है वो देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर कि वो जो है वो कीप ऑन मूविंग। तो मतलब जैसे ये पार्टिकल इधर है तो ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये पहले यहाँ चला गया सपोज, है ना, फिर ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला गया, इस तरह से, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये जो इसकी जो इसने जो मोशन एक्वायर की है, इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन जो है वो कैन बी सीन इन कंटिन्यूसली, मतलब इन अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप। इफ यू दिस कैन बी सीन, आपको डस्ट पार्टिकल्स है इन एयर, दैट इज ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन, सॉलिड इन यूरोसोल जिसको बोलेंगे, सॉलिड इन गैस। तो उसमें आपने देखा होगा कि बीम ऑफ लाइट जब कमरे में पड़ती है, बीम ऑफ लाइट ऐसे पड़ रही है ना, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है बहुत सारे पार्टिकल्स हमें ऐसे मूव करते हुए दिखते हैं ना, तो वो आपके पास जो है ब्राउनियन मूवमेंट है। कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, क्या कॉज है ब्राउनियन मूवमेंट का? अब देखो ब्राउनियन मूवमेंट का क्या कॉज है कि आपके पास यहाँ पे जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये आपके पास पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल बना रही हूँ मैं, ये अलग अलग पार्टिकल है, ये वाले हैं ना। तो क्या होगा जब ये सारे पार्टिकल दे ऑल आर इन मोशन, सभी के सभी मोशन में, तो जब पार्टिकल ये यहाँ जाएगा, ये इससे टकराया, इससे टकरा करके फिर ये अपनी डायरेक्शन किधर को भी चेंज कर लेगा, फिर इधर को चला जाएगा, फिर इधर को चला जाएगा, फिर इधर को चला जाएगा, इस तरह से हो सकती है ना। तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, मतलब मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, रुको, ए
जैसे ये इस पार्टिकल की बात हो रही है, तो ये यहाँ पहुंचा, यहाँ ली इसने शेप, फिर ये यहाँ इसके साथ टकरा गया, फिर ये यहाँ 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 टकरा गया। तो इस तरह से टकरा टकरा करके ये वापस, मतलब इस तरह से इसकी जो मोशन को बोला जिगजैग मोशन। और कॉज ऑफ क्या बोला, कॉज ऑफ पार्टिकल जो है ड्यू टू अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विद द अदर मॉलिक्यूल्स एंड और डिस्पर्शन मीडियम, उसकी वजह से जो है वो आपकी ये जो ब्राउनिंग मूवमेंट जो है होती है। ठीक है, दूसरा आपके पास है कि डिफ्यूजन में आपके पास बेटा जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं जो डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्यू टू बिगर साइज डिफ्यूजन एट द लेसर स्पीड। जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतनी डिफ्यूजन जो है कम होगा। यहाँ डिफ्यूजन में +1 में पड़ा हुआ है। सेडिमेंटेशन, कोलाइडल पार्टिकल जो है वो सेडिमेंटेशन मतलब बैठ जाना। सेडिमेंटेशन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बट इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो फिनोमिनन इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो सेटलमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नॉन एज अ सेडिमेंटेशन, बट सेडिमेंटेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जो है, इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है ये हमने समझना है। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास टिंडल इफेक्ट आता है बेटा। क्या आता है, टिंडल इफेक्ट। देख पढ़ा था ना हमने कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दैट शो द टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पे हम टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ना है। टिंडल इफेक्ट क्या है बेटा कि जब हम बीम ऑफ लाइट जो है, यहाँ से देखो, जब बीम ऑफ लाइट जो जैसे कि यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है और इसको जो है हमने लेंस से गुजारा है, यहाँ लेंस लगा दिया है और इस लेंस से क्या हुआ, इसकी जो है इसको एक वो कर दिया, इस एक डायरेक्शन में इसको प्रोपेगेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से अगर हम जो है वो नॉर्मल सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन गुजारते हैं तो जो बी पाथ ऑफ ये जो है ना पाथ ऑफ लाइट, ये इनविजिबल है, मतलब ये नहीं दिखता है, नॉर्मल है, कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता ग्लास ही है। बट जब इस बीम ऑफ लाइट को हमने जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन से गुजारा, किससे गुजारा, कोलाइडल सोल्यूशन से। तो कोलाइडल सोल्यूशन से जब गुजारा, इसमें से पास किया, तो ये जो है वो ये आपके पास जो है पाथ ऑफ लाइट जो है वो हमें इसमें से व्यू हुई, दिखी। इस वाले में कोई नहीं दिखी, इसमें से नॉर्मल पानी लग रहा था, मतलब नॉर्मल सोल्यूशन लग रहा था, इसमें से जो है वो पाथ ऑफ लाइट जो है वो दिखी। तो पाथ ऑफ लाइट कैसे दिखी, जब हमने इसको जो व्यू किया बाय द इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के से जो है हमने ये आई किया माइक्रोस्कोप से, जो है उसको एट राइट एंगल जो है हमने उसको रखा। कहाँ रखा उसको, एट राइट एंगल। राइट एंगल जो है यहाँ पे हमने मतलब माइक्रोस्कोप लगा दिया है ना, माइक्रोस्कोप लगाया और माइक्रोस्कोप जो है वो उसमें जो है माइक्रोस्कोप लगा के और इधर हमने इसके ऊपर जो है वो अपनी आई लगा दी। ठीक है, ये आई लगा दी, ये हमारी आई है। तो ये इस तरह से जो है वो, तो हमें जो है वो यहाँ पे ये एक चमकदार पाथ जो है वो दिखा, किसका, लाइट का। एक लाइट में जो है पाथ दिखा, तो वो आपके पास, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जो है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। जो कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सोल्यूशन है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये जो बीम ऑफ लाइट है ये जो है इट बिकम विजिबल, इसको बोला है टिंडल इफेक्ट। क्या बोला इसको, टिंडल इफेक्ट। कि क्या हुआ, फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये बाय द कोलाइडल पार्टिकल, लाइट को स्कैटर्ड किया कोलाइडल पार्टिकल के, जिसके वजह से जो है बीम ऑफ लाइट जो है विजिबल हुआ इन कोलाइडल सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ, जो इल्यूमिनेटेड पाथ है, ये जो ये चीज़ है ये, इसको बोला टिंडल कोन। जो इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम है लाइट का, उसको बोला टिंडल कोन। ठीक है, और ये जो ये आपका पाथ दिख रहा है, ये इसका जो है हिट्रोजिनस नेचर को भी शो करता है कि हिट्रोजिनस इन नेचर है। ठीक है, अब है टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन, मतलब टिंडल इफेक्ट किन कंडीशंस पे होता है, एक तो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, डायमीटर ऑफ, कौन क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये तो हो गया टिंडल इफेक्ट है ना। डायमीटर कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट, कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या क्या, डायमीटर ऑफ
कोलाइडर या डिस्पर्स्ड फेज, dispersed 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 phase, diameter of dispersed phased particle जो है, particles are not much smaller than the wavelength of light, much smaller, इससे कम नहीं होना चाहिए, smaller than the wavelength of light, then मैं लैम्डा लिखती हूँ सीधा wavelength of light जो इसके ऊपर गिर रही है, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिस्पर्स्ड फेज का एंड डिस्पर्शन मीडियम का डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड, उनमें काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तब तो हमने बोला स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच path of light या path of beam become visible, उसको बोला टिंडल इफेक्ट। अब बोलेंगे कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट क्या है, तो कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। मतलब टिंडल इफेक्ट क्या क्यों कॉज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो लाइट गिर रही है वो स्कैटर कर रही है, तभी तो विजिबल है ना, तो वो स्कैटर कर रही है, इसलिए ये आपके पास टिंडल इफेक्ट आ गया। आगे आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है हैज़ बीन यूज टू डिवाइस अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट, जिगमोंडी ने 1913 में इसको बनाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टिंडल इफेक्ट का क्या गया, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट इज कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट एंड what are the conditions to be there for Tyndall effect, क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा कलर ऑफ, ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, कलर ऑफ योर कोलाइड्स, कलर ऑफ कोलाइड जो है ये भी डिपेंड करता है बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल। कितने हमें पता ना, कोई चीज़ हमें दिखती है तो क्या वेवलेंथ स्कैटर्ड होके आ रही है, और उसके वो हमारे ऊपर जो है वो किस तरह के जो है डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। एक तो जो है वो किस वेवलेंथ की लाइट आई, और दूसरा वो जो है स्कैटर कितना करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और ये आपके पास कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो ऑल्सो चेंज विद द मैनर इन विच हम उसको किस तरह से जो है लाइट हमारे ऊपर पहुंच रही है, उससे भी जो है वो कलर जो है डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर को अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके हम उसको जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो मिल्क से देखते हैं, तो हमें मतलब कि लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट होके अगर हमने देखी तो वो जो कलर आएगा ब्लू कलर का दिखेगा हमें मिल्क। देखना कभी पानी में मिल्क बना करके तो ब्लू कलर की लाइट हो तो वो हमेशा दिखता है ब्लू, ठीक है। पर अगर ट्रांसमिट हुई तो वो जो है वो रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये है। दूसरा गोल्ड सोल जो है, अगर गोल्ड सोल की बात करें तो रेड कलर होता है जब उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, रेड कलर का जब पार्टिकल स्मॉल होते हैं, क्वाइट स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। पर जब इसका साइज जो है हम इंक्रीज करते हैं तो कलर चेंज होगा, जैसे आपके पास रेड टू पर्पल भी हो जाता है, फिर आपके पास जो है रेड टू ब्लू भी हो सकता है, इससे ज़्यादा अगर बड़ा साइज करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और फाइनली जो है वो गोल्डन अगर बहुत बड़ा साइज है तो गोल्ड हमने देखा है ना, तो गोल्डन कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें क्या आ गई है आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब ये आपके पास बेटा फिफ्थ वन है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हमें पता है जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं दे एक्वायर चार्ज, उनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये हमारे तभी तो हमारे पास जो है वो जो आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइड्स हैं, वो डिफरेंट चार्ज के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल याद रखना आता पेपर में आर्सेनिक सल्फाइड, ये नेगेटिवली चार्ज है, पर आपके पास Fe हाइड्रोक्साइड जो है मेटल के ले लो चाहे एल्यूमिनियम के ले लो, ये आपके पास जो है वो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, वेरी सॉरी ये ऊपर वाला नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो क्या, कैसे चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या हुआ। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज जो है, सो मेनी थ्योरीज आर देयर फॉर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ चार्ज, बट हियर सम ऑफ द थ्योरीज आर गिवन हियर, दैट इज योर वन है ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने देखा ना कि जब हम रगड़ते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो उत्पन्न होती है, तो इसी तरह ये बोल रहा है कि ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या मतलब है इसमें, कि जो आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हुआ, वो रब किए आपस में और डिस्पर्स्ड फेज के मीडियम के साथ, तो उनके ऊपर जो है दे अक्वायर द चार्ज, उनके ऊपर जो कोई चार्ज आ गया। बट डिस्पर्शन मीडियम जो है मस्ट है ऑल्सो गेट द चार्ज सेम सम अपोजिट चार्ज उसके पास होना चाहिए, बट हमें पता है कि डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट कैरी एनी चार्ज, इसलिए ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई। उसके बाद आपके पास सेकंड जो है इसमें है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, मतलब लाइक योर ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल जो सरफेस मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना पसंद करते हैं ना, उनकी डिसोसिएशन। और सरफेस मॉलिक्यूल किनको बोला जाता है, आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को। सोडियम पार्मेटेट का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 31 COONA, ठीक है। इसकी जो है वो क्या हुई, डिसोसिएशन हुई, तो बना C15H31 एंड COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बना। तो ये बोल रहा है कि जब इसमें डिसोसिएशन हुई तो ये वाले हैं ये आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, हमने पढ़ा, एसोसिएट कर जाते हैं फिर, और ये जो है वो इनके ऊपर क्या चार्ज है, इनके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगा ड्यू टू दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय वीक फोर्सेस। और कैसे होते हैं वो फोर्सेस, कौन से, हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से। तो इसलिए जो है इनके ऊपर जो है एक चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब इकट्ठे होकर सारा नेगेटिव चार्ज आएगा। और सोडियम जो है वो दैट पास इनटू द सॉल्यूशन एंड एनोइन जो है वो एग्रीगेट ऑन द ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज, और वो आपके पास ऊपर रहेंगे। तो ये भी एक रीजन है, बट ये भी कोई सॉलिड रीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ड्यू टू सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। ड्यू टू सिलेक्टिव, अब आपको एड्सॉर्प्शन तो पता ही है, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है कि वो आयन, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन मतलब वही आयन एड्सॉर्ब होंगे अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डालते हैं वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट जो है एड्सॉर्ब होंगे जो विच आयन्स आर कॉमन विद द इसकी लेटिस से कॉमन होंगे, मतलब जो आयन आपके इसमें आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में भी होंगे वो ही आयन जो है वो एड्सॉर्ब होंगे। जैसे एड्सॉर्ब ओनली दोज आयन प्रेफरेंशियली विच आर कॉमन विद देयर ओन लैटिस आयंस, ठीक है। जैसे बेटा हम देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट, अगर हम नाइट्रेट जो है इज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर हम पोटाशियम आयोडाइड में ऐड करते हैं, देखना जरा, पोटाशियम आयोडाइड में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो है वो Ag सिल्वर आयोडाइड बनेगा, है ना। तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा और इसमें जो है वो मतलब हमने क्या किया, AgNO को डाला Ki में, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू Ki प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड विल एड्सॉर्ब नेगेटिव आयन। तो मतलब आपने जो है ये डाला Ki सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा है तो इसमें जो है वो Ag जो है वो कौन एड्सॉर्ब होंगे उसमें I। तो इस तरह से हमारे पास जो चार्ज एक्वायर करेगा इस तरह का जो है वो ये बन जाएगा नेगेटिव सोल बनेगा, ठीक है। बट अगर हम उल्टा करते हैं, हम जो है वो क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन बनाते हैं बाय एडिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम। अब हमने क्या किया, पहले हमने डाला AgNO3 टू Ki तो बना सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या चीज़ हम डाल रहे हैं, AgNO3 डाल रहे हैं, इसका मतलब AgNO3 जो है वो इसमें डाल रहे हैं हम, है ना। तो हमारे पास AgI बना, तो AgI बना तो हमारे पास अवेलेबल आयंस कौन है, हमारे पास आयोडाइड है, तो वो उसके ऊपर जो है वो एड्सॉर्ब होगा। बट अब अगले केस में देखो कि अगर हम सिल्वर आयोडाइड जो है बनाते हैं बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड टू सिल्वर नाइट्रेट, अब हमने पोटाशियम आयोडाइड को डाइल्यूट है इसका और उसको डाला सिल्वर नाइट्रेट में,
सिल्वर नाइट, अब सिल्वर नाइट्रेट ये डाइल्यूट है, ये जो है वो इसमें, तो इसमें क्या होगा आपके पास, अब AgNO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है सॉरी ये आपके पास बनेगा तो सिल्वर आयोडाइड, बट यहाँ पे जो है आपके पास जो है कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, Ag की ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो कौन एड्जॉर्ब होगा, Ag पॉजिटिव एड्जॉर्ब होंगे, और ये बनेगा AgI, और यहाँ एड्जॉर्प्शन के लिए हम ऐसे लगाते हैं और Ag, तो इस तरह से ये पॉजिटिव सोल बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम जो है वो AgNO3 को डालते हैं KI में, KI मतलब आपके पास जो है वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOI है, तो प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड में जो है वो कौन प्रेफर करेगा, कौन प्रेफरेबली जो है एड्जॉर्ब होगा, ये आई एड्जॉर्ब होगा। और अगर हम KI का जो है वो AgNO3 में डालते हैं तो प्रेफरेंसली हमारे पास कौन बनेगा, आपके पास AgI पॉजिटिव जो है वो बनेगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। सिमिलरली हमारे पास अनदर एग्जांपल है कि अगर हम फेरिक क्लोराइड को में जो एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं, हॉट एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, तो हमारे पास जो है बनता है FeCl3, और इसमें जो है वो हमारे पास X वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और इसमें जो एड्जॉर्ब होगा वो Fe3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोल बना, कैसा बना, पॉजिटिव सोल। बट अगर हम FeCl3 में जो है वो ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो हमारे पास जो है वो जो Fe2O3 बनेगा, जो ये Fe2O3 XH2O, ये तो बना ही बना, सोल तो सेम बनेगा, ठीक है ना, बट ये भी हाइड्रोलिसिस कर रहा है, ये भी हाइड्रोलिसिस कर रहा है, बट यहाँ पे जो है वो OH नेगेटिव आइंस उसमें है, तो इसमें जो OH जो है डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो उनका जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको बना रहे हैं। अब हमें जो है पेपर में पूछा जाता है कि 1 नंबर का कि पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कौन से हैं या कोलाइड्स कौन से हैं, और नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स कौन से हैं, तो इसके लिए मैं आपको टिप दूंगी, उसी तरह से आपने इनको याद करना है। जितने भी बेटा आपके पास मेटेलिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं, मेटल के हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का O3, तो इसमें जो है वो X वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रेटेड हो गया, वाटर है इसमें ना, तो ये हाइड्रेटेड है। सिमिलरली आपके पास Cr2O3, ये भी हाइड्रेटेड आपका है, और अभी हमने ऊपर किया Fe2O3, ये भी हाइड्रेटेड है। तो मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रेटेड वो सारे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, और मेटेलिक पार्टिकल्स मतलब गोल्ड सोल जैसे आपके मेटल के जो पार्टिकल्स हैं प्योर गोल्ड के, जैसे Ag है, Au है, कॉपर है, ये सारे के सारे जो है Ag है, ये सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है, मेटल के। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड अगर मतलब जैसे FeO थ्राइस, AlO थ्राइस, है ना, इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये चीज़ें इनको ऐसे भी लिखते हैं, CrOH थ्राइस और कैल्शियम OH, ये सारे मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सभी। और मेटल के सल्फाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड मैंने पहले बताया था ये नेगेटिव है, कैडमियम सल्फाइड नेगेटिव है। सल्फाइड जितने भी मेटल के सल्फाइड जो हैं सभी के सभी कैसे हैं, एंटीमनी सल्फाइड, ये कैसे होंगे, सल्फाइड मेटल के कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब बेसिक डाइज जो हैं लाइक योर मिथाइलिन ब्लू एंड प्रूसियन ब्लू, तो ये भी आपके पॉजिटिव है जो बेसिक डाई। और एसिडिक डाई जो है यहाँ लिख देती हूँ मैं, मिथाइलिन, आपकी बुक में दिया हुआ चार्ट में से मिथाइलिन ब्लू एंड प्रूसियन ब्लू, ये आपके पॉजिटिव डाइज है। और जो आपके एसिडिक डाइज हैं लाइक इओसिन और कॉन्गो, है ना, रेड, कॉन्गो रेड बोलते हैं उसको, कॉन्गो रेड एटसेट्रा, ये आपके पास नेगेटिव सोल्स हैं। हीमोग्लोबिन आपका है, हीमोग्लोबिन ब्लड जो है आपकी वो पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो ऑक्साइड्स ऑफ टाइटेनियम, मतलब ऑक्साइड तो ऑब्वियसली जो है पॉजिटिव ही है, ठीक है। और स्टार्च, गम, जेलाटिन, क्ले, ये सब के सब जो हैं वो चारकोल, ये नेगेटिव सोल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद कर लेना है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।
इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? अगर हमें पता है बेटा कोलाइडल पार्टिकल जो है वो चार्ज होते हैं, होते हैं ना चार्ज, अगर उनके ऊपर चार्ज है, अभी पढ़ा हमने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको हम एक यू शेप ट्यूब से जो है बनाएं, जैसे एक यू शेप ट्यूब ले ली हमने, ठीक है, और इसको जो है वो ऐसे, इसको जो है हमने बनाया, और इस यूट्यूब में हमने क्या कर दिया, कोलाइडल पार्टिकल डाल दिए। क्या डाल दिया इसमें? कोलाइडल पार्टिकल, यहाँ से यहाँ पे हमने इसमें, और इसमें हमने छोटे छोटे जो है इलेक्ट्रोड डाल दिए। ये क्या हुआ, एक मिनट रुको, तो इसमें हमने जो है वो छोटे छोटे जो है वो इलेक्ट्रोड डाल दिए 2, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव और इधर आपने पॉजिटिव कर दिया, राइट। अब ये था बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी। ये बैटरी है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हमने, यहाँ आपने इसके जो है वो इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये ऐसे इसमें डाल दिया आपने कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है जब आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं की थी, पर सपोज अब आपने जो है वो एक कोई भी कोलाइड, चाहे AlOH3 ये डाल दिया, आपको पता है पॉजिटिव कोलाइड से, है ना, तो अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये किधर को इकट्ठा होगा, इधर को अकोमुलेट हो जाएगा सारा का सारा, किधर को, अपोजिट चार्ज में, नेगेटिव बैटरी में जो है वो अकोमुलेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे हमें पता लगता है कि इनके ऊपर चार्ज होता है। और दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स देयर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द applied electric field is called as electrophoresis, या movement of colloidal particles under the influence of electricity towards their respective opposite electrodes, उसको हम बोलते हैं oppositively charged electrode, इसको हम बोलते हैं electrophoresis, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्या थी ये, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मतलब मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अगला आपके पास है इलेक्ट्रोस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का तो आपने वर्ड सुना है, इलेक्ट्रोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस। इसमें बेटा आपके पास क्या है, अब ऑस्मोसिस, अब इसमें हमें डिस्पर्शन मीडियम की जो है वो मूवमेंट करनी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब भी ऑस्मोसिस की बात आती है तो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो क्या बोलेंगे, फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, पानी नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज कोलाइडिक पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब देखिए जरा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर में हमने जो है वो ले लिया, क्या बोलते हैं उसमें, जिस कोलाइडल पार्टिकल्स, क्या ले लिया हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया इन सेंटर, यहाँ पे हमने कोलाइडल पार्टिकल्स ले लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको जो है वो सेपरेट कर दिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। यहाँ पे आपके पास एक अनदर अपार्टमेंट है, इधर भी आपके पास एक अनदर अपार्टमेंट है, और यहाँ पे हमने जो है वो इसमें क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है क्या किया, ऐसे जो है वो एक आउटलेट ट्यूब मतलब ट्यूब लगा दी, उसमें कैपिलरीज हैं, और इसमें जो है इस ये बी डिपार्टमेंट बोल दिया, मैं वही लूँगी जो बुक में दिया है, ये ए और इसको डी। तो इसमें जो है वो इस वाले में जो है बी और ए में जो है वो आपके पास सॉल्वेंट है, क्या है इसमें, पानी है, इसमें पानी डाला हुआ है, पानी को मैं नीला कर देती हूँ, इसमें जो है पानी डाला है बेटा, इसमें पानी डाला है, इसमें भी पानी डाला हुआ है, ठीक है, और कितना पानी है, तो बिगिनिंग में जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की है तो दोनों में जो है वो पानी जो है बराबर है, दोनों लिम्ब में, जो लिम्ब्स हैं इनमें पानी जो है वो एक बराबर साइज का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया सेंटर में क्या डाला हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन डाला, सेंटर में हमारे पास जो है कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया मैंने, और यहाँ पे आपने जो है स्टॉप कॉक लगा दिया, तो ये आपके पास कोलाइडल सोल है, कोलाइडल सोल, ये कोलाइडल सोल है आपके पास। इधर आपके पास जो है ये वाटर है, इधर भी आपके पास क्या है, वाटर है, ये आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इसमें ये डी एंड D1। अब देखो क्या होगा, अब कोलाइडल पार्टिकल जो है इसमें से हमारे पास जो है क्या करना है हमने,
पानी जो है इसमें से रिमूव होगा, तो पानी रिमूव होगा तो जिस तरफ को जो है पानी इसमें इसका जो डिस्पर्शन मीडियम जो है जाएगा उस साइड में लिम्ब का साइज जो है बढ़ जाएगा, लिम्ब में जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और जिस उसमें जो है वो इसमें जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो इसको बोलेंगे क्या है ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आपको सिंपल डेफिनेशन याद करनी है, ये जो डायग्राम है ये सिर्फ समझने के लिए है कि मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज electroosmosis and colloidal whereas colloidal particles are not allowed to move। तो ये आपके पास बेटा colloidal particles का हो गया, ठीक है, कि इनकी इनका जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई कौन कौन सी, ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब है आपके पास कोआगुलेशन ऑफ colloidal particles, इंपॉर्टेंट है, कोआगुलेशन पूछा जाता है, कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं, कोएगुलेशन और फ्लक्कुलेशन, कोआगुलेशन एंड फ्लक्कुलेशन क्या है बेटा, जो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे मिल्क है, मिल्क में आप नींबू डाल दो तो क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है, दैट इज नॉन एज अ कोआगुलेशन। मतलब जब आपने प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन करना है, उसको हम बोलते हैं कोलाइडल कोआगुलेशन बाय एडिंग द स्टेबल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नींबू वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिनोमेनन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज अ कोआगुलेशन और फ्लक्कुलेशन। अब इसको आपने पेप्टाइजेशन से कंफ्यूज नहीं करना है, बच्चे पेप्टाइजेशन से कंफ्यूज करते हैं। पेप्टाइजेशन क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स में हम सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रो, वहाँ था सुटेबल अमाउंट, यहाँ क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल होने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है, बट अगर एक्सेस डाल देते हैं तो वो कोआगुलेट कर जाता है, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन by addition of excess of electrolyte is known as a coagulation and flocculation, ठीक है। अब बेटा हमारे पास coagulation जो है वो कई तरह से हो सकती है, बट coagulation के लिए जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज इट इज पेपर्स में आता है, हार्डी-सल्ज रूल्स, स्पेलिंग ये है हार्डी-सल्ज रूल। हार्डी-सल्ज रूल जो है, हार्डी ने क्या दिया था कि जो कोआगुलेशन टेंडेंसी है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। एक्टिव आयन मतलब आयन जो होते हैं, एक्टिव आयन, उसको हम उनको फ्लक्चुएटिंग आयन भी बोलते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू हार्डी-सल्ज रूल्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी एक्टिव आयन पे, ग्रेटर द वैलेंसी ऑन एक्टिव आयंस और फ्लक्चुएटिंग आयन, ठीक है, ग्रेटर विल बी द कोआगुलेशन पावर, ग्रेटर विल बी द फ्लक्चुएटिंग पावर या कोआगुलेटिंग पावर। फ्लक्चुएटिंग पावर, तो ये आपके पास जो हार्डी-सल्ज रूल्स है। हार्डी-सल्ज में क्या बोला कि जो एक्टिव आयंस हैं उनकी, एक्टिव आयन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की है ना, उनकी टेंडेंसी जो है अलग अलग है, मतलब अलग अलग है, और जितनी ज़्यादा उनके पास पावर होगी उतना ही ज़्यादा वो जो है उनकी कोआगुलेटिंग पावर होगी। जैसे आयन कैरिंग चार्ज अपोजिट टू दैट सोल, तो वो जो है वो कॉज करता है कोआगुलेशन। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट जो पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। जो जितनी उसकी वैलेंसी, उसकी जो फ्लक्चुएटिंग पावर है 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है ना, तो एल्यूमिनियम इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी फ्लक्चुएटिंग पावर जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और इससे भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Na2 पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा कोआगुलेटिंग पावर किसकी होगी, आपके एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली एनोइन में अगर आप नेगेटिव चार्ज में मतलब एल्यूमिनियम, मैं लेती हूँ एल्यूमिनियम साइनाइड, ये लेती हूँ 4 वाला,
4 नेगेटिव, तो इनकी फ्लक्चुएटिंग पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू फॉस्फेट 3 नेगेटिव, एज कंपेयर टू सल्फेट 2 नेगेटिव, एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। दिस इज योर हार्डी-शेल्स रूल्स कि जितनी आप जो है जितनी इनके ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उनकी कोऑगुलेटिंग पावर है, दैट इज नोन एज हार्डी-शेल्स रूल्स। और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मिली मॉलिक्यूल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द कोऑगुलेशन of 1 liter of सोल इज नोन एज अ फ्लक्चुएटिंग वैल्यू और कोऑगुलेटिंग वैल्यू। क्या बोला? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीग्राम, कितना मिनिमम हमें चाहिए टू कॉज द फ्लक्चुएशन, किसकी फ्लक्चुएशन करनी है? 1 लीटर ऑफ सोल, 1 लीटर सोल के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपको सब फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज दी हुई हैं, देखनी होगी, देख लेना बेटा। ठीक है, आगे आपके पास है हम कुछ मेथड जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं जो 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 क्या करते हैं, जो जिनसे हम इनकी कोऑगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो करें ना एडिशन ऑफ आयंस, इसके सिवाय हमारे पास अदर मेथड्स भी हैं जिससे हम इसको कोऑगुलेट कर सकते हैं बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या मतलब हुआ इसका कि हम एक नेगेटिव सोल लेंगे, दूसरा पॉजिटिव लेंगे, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो भी उनकी फ्लक्चुएशन हो जाएगी, कोऑगुलेशन हो जाएगी। मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड और उसमें ऐड कर देंगे हम आर्सेनिक सल्फाइड, ये पॉजिटिव सोल है, ये नेगेटिव सोल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएंगे, प्रेसिपिटाइज कर जाएंगे। दूसरा आपके पास है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ी, अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो है वो थोड़े ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, इफ वी कैरीड दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी देर तक जो है दे हैव टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम ऑन द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो वहाँ अपना चार्ज जो है वो रीड ऑफ कर देंगे और कोऑगुलेट कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाय परसिस्टेंस डायलिसिस, नंबर 3 क्या हो गया, परसिस्टेंस, मतलब बड़ी देर तक अगर हम करते रहे, परसिस्टेंट, अगर हम डायलिसिस जो है परसिस्टेंट करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, तो भी जो है वो क्या हो जाएगा, वो कोऑगुलेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट्स कर जाएगा। नंबर 4 हीटिंग। हीटिंग को देखो, अगर हम हीट करते हैं तो भी कोऑगुलेशन, हीटिंग और कूलिंग। अब दूध को हीट करने से कोऑगुलेट नहीं करता है, ठीक है ना, दूध को कूल करने पे बहुत कूल करता है तो वो जो है कोऑगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें देखो एग का हम एग्जांपल दे सकते हैं। एग को अगर हम हीट करते हैं तो कोऑगुलेट कर जाता है, क्योंकि एग जो है वो भी एल्बुमिन जो है हमारा सोल है। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। बाय अब है हमारे पास कोऑगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। तो लायोफिलिक सोल की जो कोऑगुलेशन है वो तो मतलब काफ़ी मोर स्टेबल होता है देन दैट ऑफ लायोफोबिक सोल। तो स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल जो है इट इज ड्यू टू 2 फैक्टर, चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। बट जो लायोफिलिक जो आपके पास जो लायोफोबिक सोल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको जो है स्टेबलाइज करना है हमने। ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। और प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स में हमने जो है वो हमें पता है कि लायोफिलिक सोल जो है वो स्टेबल होते हैं, तो हम अगर लायोफोबिक सोल में जो है थोड़ा सा अमाउंट जो है वो लायोफिलिक का डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, सपोज ये आपके पास लायोफोबिक सोल है, जैसे गोल्ड लायोफोबिक है ना, गोल्ड लायोफोबिक सोल है, और इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ जेलेटिन डाल देते हैं विच इज लायोफिलिक इन नेचर, तो वो क्या कर देते हैं, दैट मेक्स फाइन लेयर अराउंड द गोल्ड सोल एंड इट दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। और प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स जो आपके पास ये जो लायोफिलिक जो कोलाइड्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। क्या बोलते हैं इनको, प्रोटेक्टिंग कोलाइड, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोलाइड्स। ओके, सिमिलरली आपके पास जो है वो अब हमने जो है इस जो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स है इसका जो है वो सिगमोंडी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था एक मतलब कितना अमाउंट जो है वो चाहिए एक पर्टिकुलर लायोफोबिक सोल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको जो है वो गोल्ड नंबर की फॉर्म में उसने जो है वो डिफाइन किया है। तो मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या चाहिए हमें,
प्रोटेक्टिंग क्लोराइड और प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन मिलीग्राम, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिंग क्लोराइड्स इन मिलीग्राम्स, मिलीग्राम सीधा लिख देती हूँ mg इन मिलीग्राम्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ, कितना हमारे पास जो है मिलीग्राम में कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव, एक ही बात है, प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स इन मिलीग्राम्स, ठीक है, टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ 10 ml, 10 ml ऑफ आपका जो है वो गिवन गोल्ड, तभी गोल्ड के लिए उसने दिया था इसलिए गोल्ड नंबर बोला, बाकी सबके लिए यही चलेगा। गिवन गोल्ड 10 मिलीग्राम गिवन गोल्ड लिया हमने सोल, और वो कैसा था, लायोफोबिक, लायोफोबिक, फोबिकुलाइड से, ठीक है, लायोफोबिकुलाइड्स है। किससे प्रोटेक्ट करना है, ऑन एडिशंस ऑफ, किससे किससे प्रोटेक्ट करना है इसको, ऑन एडिशन, इसको किससे प्रोटेक्ट करना है, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल को हमने किससे प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम द 10 ml, मतलब हम सॉरी 1 ml ऐड करना है हमने इसमें, 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। मतलब किसी भी यहाँ पे गोल्ड के लिए दिया है कि गोल्ड का अगर हम 10 ml लेते हैं, 10 ml हम गोल्ड का जो है वो सोल लेते हैं और उसमें डालते हैं कितना, 1 ml 10% सोडियम, सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रेंथ है वो 1 ml 10 जो स्ट्रेंथ है वो 10% है, और उसमें से 1 ml लेंगे, इसमें डालेंगे 10 ml में 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड डालना है, और उसके डालने के बाद कितना हमें कम से कम मिलीग्राम में जो है वो लायोफिलिक क्लोराइड चाहिए, उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो गोल्ड नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास है बेटा इमल्शन, क्या है, इमल्शन। अब इमल्शन हमने पढ़ी है ना, बट यहाँ पे हम इमल्शन की टाइप्स भी करेंगे, और उसके बाद जो है फिर उसकी टाइप्स आती हैं बेटा पेपर में। तो इमल्शन क्या है, आर द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कैसी है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कैसी है, तो आपको आता ही होगा, डिस्पर्शन मीडियम वो कैसी है दोनों, लिक्विड, लाइक योर, इसका एग्जांपल है आपके पास मिल्क, मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमल्शन। और इमल्शंस को स्टेबलाइज करने के लिए जो हमें ऊपर से सब्सटेंस डालनी पड़ती है उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर, ठीक है। इमल्सिफायर का जो क्या रोल होता है, उसका मेन फंक्शन होता है टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द इमल्शन। जैसे आपके पास यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम ने लिक्विड बनाया ना, दोनों लिक्विड है, उनके बीच में आपस में क्या है, टेंशन है, सरफेस टेंशन है, जो एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते हैं, उस चीज को हमने जो है वो कम करना है, दैट इज द रोल ऑफ इमल्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आपने जो है वो एक आपने जो है वो यहाँ पे जो है तेल डाला, क्या डाला आपने, तेल डाला, ऊपर लेयर तेल हो जाएगी और नीचे वाली लेयर जो है वो कैसी है, पानी की है, ये आपके पास पानी की लेयर है ना। तो ये दोनों जो है ये है ऑयल और ये है आपके पास वाटर। आपको पता है ऑयल और वाटर दोनों में आपके दोनों लिक्विड है, फिर मिक्स नहीं होते हैं, तो इसको इनमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है आपस में, ठीक है। तो जब इनको हम शेक करेंगे इन दोनों को, तो क्या होगा, ग्लोब्यूल्स ऑफ वाटर स्मॉल 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 पार्टिकल्स में जो है टूट जाएंगे, और आपके पास जो है वो जो आपका ऑयल है वो भी स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम जो है दोबारा से इसी शेप को जो है अक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब शेक करना है तो इसकी जो है वो इसकी जो टेंशन है दोनों की सरफेस टेंशन, उसको जो है खत्म करना है। तो अगर हम इसमें जो है क्या डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, सोप डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, तो ये इनकी जो है वो इनकी जो टेंशन है आपस में वो खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक और ये तो दे दिया मैंने, हाथ में आप तेल डालो बेटा, हाथ में तेल लगाया और उसको पानी दिया, पानी से उसको जब आप करोगे तो तेल जो है वो पानी से हाथों से नहीं जाता है ना, फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसमें साबुन लगाया, साबुन से फिर आप उसको रगड़ोगे तो क्या होगा, दोनों आप जो है वो साबुन के साथ जो है वो क्या जाएगा, इमल्शन बना देगा, पानी की जब हम डालेंगे तो वो निकल जाएगा, है ना। सब एक जैसे ही हो गए, मतलब वो पानी की तरह ही हो गया, उन सबका एक ही नेचर हो गया, तो उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट कौन है आपका, डिटर्जेंट, और सोप आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है, राइट। तो इस तरह से आपके पास जो है ये जो थे, ये आपके पास ऑयल था, ऑयल ग्लोब्यूल थे, और ये आपके पास पानी के थे,
है ना। पानी तो मतलब यूनिफॉर्मली रहेगा, बट मैंने यहाँ पे इनको वाटर दिखाया है, वाटर, ठीक है। तो अब आपके पास जो है टाइप्स ऑफ इमल्शन, इट्स इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इमल्शन। दो तरह की इमल्शन होती है हमारे पास, एक होती है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, इसको ऐसे ही लिखते हैं, और इसको ऑयल इन वाटर ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरी इमल्शन हमारे पास होती है बेटा वाटर इन ऑयल, वाटर डैश इन ऑयल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑयल इन वाटर, इसका मतलब है ऑयल कम है, ये लेस अमाउंट में है, और ये मोर अमाउंट में। यहाँ पे क्या है, वाटर लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट, और यहाँ पे ऑयल जो है वो लार्ज अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट। यहाँ पे भी लार्ज ही लिख देती हूँ, लार्ज अमाउंट, ठीक है। ये याद रखना है तुमने। अब ऑयल इन वाटर, अब देखो आपका जो मिल्क है उसमें पानी ज़्यादा होता है कि जैसे आप उसको फटाते हो तो क्या निकलता है, पानी, पानी ज़्यादा निकलता है ना। तो वो आपके पास ऑयल इन वाटर की एग्जाम्पल है, मिल्क, मिल्क इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन ऑयल, मतलब घी कम है और पानी ज़्यादा है, तो मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर। दूसरा आपके पास है वेनिशिंग क्रीम, गर्मियों की क्रीम होती है जिसको लगा के जो है वो वाइट वाइट अपीयरेंस आती है, वेनिशिंग क्रीम। मैं इसको जो है रेड से करती हूँ, वेनिशिंग क्रीम, ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। मिल्क हो गया, मिल्क, वेनिशिंग क्रीम, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये आता है बेटा पेपर में। फिर आपके पास जो है वो इसके सिवाय आपके पास जो है वो और भी एग्जाम्पल हम जो है वो इसके जो ले सकते हैं, कम ही दिए हुए यहाँ पे एग्जाम्पल, मिल्क है, और आपके पास वेनिशिंग क्रीम जो है वो इसकी मिल्क इन ऑयल में मतलब काम ही है आपके पास। अब इसमें जो एग्जाम्पल आ गया आपके पास बेटा वाटर इन ऑयल में, इसमें बड़े बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बटर, बटर में क्या है, आप देखो थोड़ी बहुत लस्सी होती है, लस्सी में क्या है, पानी है, बटर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऐसे एग्जाम्पल आ गया कॉड लीवर ऑयल, जो कॉड लीवर ऑयल मिलता है पीने के लिए, कैप्सूल भी होते हैं, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। इसी तरह से आपके पास कोल्ड क्रीम भी एग्जाम्पल आ जाएगा इसका। कोल्ड क्रीम जो हम लगाते हैं उसमें क्या होता है, वो भी इमल्शन है। अगर आप कोल्ड क्रीम को कुछ दिन तक रखने दीजिए, या वेनिशिंग क्रीम को भी ओपनली रख दो गर्मियों में, गर्मियों में रख दो या रख दो ओपन, ओपन रखो, तो आप देखते हैं उसमें क्या होगा कि जो वाइट वाइट है वो खत्म हो जाता है, ऑयल ऑयल की तरह, घी की तरह जो है कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रीम में पानी था वो उड़ गया और ऑयल आपके पास रह गया, क्योंकि ऑयल तो वेपरेट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशंस पे, है ना। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके सिवाय बेटा आपके पास जो है वो कोई कोल्ड क्रीम हो गई, बूट पॉलिश, ये वो सब इसके ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास कि हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये जो है वो ये उतना पेपर में नहीं है, पर इसको हम कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द कि वेदर इट इज़ अ ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो नंबर वन टेस्ट है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट मतलब कि अगर हम दूध में पानी डालेंगे तो पानी उसमें खप जाता है ना। तो अगर हम जो इमर्शन है, अगर वो ऑयल इन वाटर है तो पानी डालेंगे तो पानी इजीली जो है उसमें मिक्स हो जाता है, तो उसमें कोई मतलब वो नहीं होगा, वो तब पता लग जाएगा कि ऑयल इन वाटर है। पर अगर आप बटर में पानी डालें तो ऐसा होता है कि बटर पानी में घुल गया, नहीं ना, तो वो है वो ऑयल, वाटर इन ऑयल, ठीक है। सिमिलरली डाई टेस्ट करते हैं हम, क्या करते हैं, ऑयल सॉल्युबल डाई लेते हैं। कौन सी लेते हैं, ऑयल। यहाँ पे आपने जो है वो कौन सी ली हमने, सेकंड टेस्ट कौन सा है, ऑयल सॉल्युबल, ऑयल सॉल्युबल, सॉल्युबल डाई, ऑयल सॉल्युबल डाई डालेंगे हम। अब देखो आपके पास यहाँ पे जो है वो, ये आपके पास जो है वो क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है वो, ये आपके पास जो है वो ऑयल इन वाटर है, ठीक है। और ये वाली जो है वो वाटर इन ऑयल है। ये है आपके पास कोलाइड्स वाटर, ये है आपके पास वाटर इन ऑयल, और ये है आपके पास ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का मतलब है, इसको उल्टा उल्टा करते हैं, ये है आपके पास वाटर इन ऑयल, और ये है आपके पास ऑयल इन वाटर। मतलब वाटर इन ऑयल जो पहले लिखा मतलब वो कम मात्रा में है, ठीक है। और ये जो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल यहाँ कम है, यहाँ पे आपके पास यहाँ ऑयल जो है वो कम है, वाटर ज़्यादा है, यहाँ ऑयल ज़्यादा है, वाटर कम है। तो जो हम ऑयल सॉल्युबल डाई डालेंगे, जैसे सपोज आपके पास जो है रेड कलर की डाई डाल दी हमने आपकी, और वो क्या करेगी, इस सारे को जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देगी,
ठीक है। और इस वाले में जो है रेड में मतलब सारी उसमें जो है वो क्या कर गई, डिफ्यूज़ हो गई। बट इस वाले में जो है डाई जो है वो अलग कलर की लग रही, क्योंकि वो कैसी है, बिल्कुल छोटे छोटे उसमें जो है वो रेड कलर के आएंगे और सेपरेटली रहेंगे। तो इस तरह से हम जो है ये इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वाटर सॉल्युबल, हमने जो है वो ऑयल सॉल्युबल जो है वो डाई ली। इस वाले में जो है ग्रेन्यूल्स ऑफ रेड दिखेंगे और इसमें जो है पूरा जो है हो जाएगा। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करते हैं। थोड़ा सा बचा ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास जितना भी बेटा आई जो क्लाइड्स के जो कुछ इसके जो क्लाइड सॉल्यूशंस के जो है हमने वो पढ़ने हैं, क्या बोलते हैं उनको, एप्लीकेशंस। तो ये हमारी जनरल के उसके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये हमारा चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ जो है हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसके बाद हमारे पास जो है वो आपकी जो है वो इनऑर्गेनिक आई थिंक चल पड़ेगी। हाँ, ये भी नहीं, इनऑर्गेनिक करने से पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करने वाले हैं। तो अब आपके पास जो है वो सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा रहता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो समझ आया होगा बेटा, तो अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, जहाँ नहीं आएगा वहाँ मेरे से पूछना।